बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी की OSPI के अंदर आपको डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह देखने को मिलती है। तो आपने उस स्लाइड्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोबायोलॉजी, और जो डिफरेंट कल्चर मीडियम होते हैं उनको आपने किस तरह से अ, आपने इसको याद करना है। ठीक है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने वाले जो मीडियम इस्तेमाल होते हैं, जिनको आप न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम कहते हो, तो जो कल्चर मीडियम होते हैं वो आगे या सिंपल मीडियम में बोलूँगा, वो 3 टाइप की है, डिफरेंशियल, सिलेक्टिव और इनरिच मीडियम होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस ये होता है कि अगर आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन मिल गई है बैक्टीरिया की, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, तो उसमें से एक बैक्टीरिया की स्पेसिफिक टाइप को आइसोलेट करना और फिर इसको दूसरे बैक्टीरिया से जो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको डिफरेंशिएट कराना ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस और बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। अच्छा, आपको बताया था कि जो मीडियम होते हैं, कल्चर मीडियम होती है, 3 कैटेगरी के होते हैं। एक है सिलेक्टिव मीडियम होते हैं, दूसरा डिफरेंशियल मीडियम होते हैं। सिलेक्टिव मीडियम के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ही करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है, साल्ट्स भी हो सकती है, डाइस वगैरह भी हो सकती है। या फिर मीडियम डिफरेंशियल भी हो सकती है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड एगर के ऊपर आप हिमोलिसिस को चेक करते हैं, ठीक है, पिगमेंट की फॉर्मेशन को चेक करते हैं, लैक्टोज की फर्मेंटेशन होती है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से सेपरेट करने के लिए। ओके, तो सिलेक्टिव मीडियम क्या होते हैं? सिलेक्टिव मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो किसी एक बैक्टीरिया को या एक स्पेसिफिक ग्रुप को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जो जो एक बैक्टीरिया की टाइप की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं और दूसरी टाइप की बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देती है। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल लिखी हुई है। पहला है फिनाइल इथाइल अल्कोहल एगर। ये वाला मीडियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ आइसोलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिनाइल इथाइल अल्कोहल, क्योंकि जो फिनाइल इथाइल अल्कोहल होती है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को परमिट करेगी, स्टिमुलेट करवा देगी। दूसरा क्रिस्टल वायलेट। अब ये क्रिस्टल वायलेट ये सिलेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव के लिए, जिस तरह फिनाइल इथाइल अल्कोहल ग्राम पॉजिटिव के लिए होता है। इसके साथ 7.5% सोडियम क्लोराइड, 7.5% सोडियम क्लोराइड, ये जो क्लोराइड एगर होता है ये मीडियम इनहिबिटरी होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अदर देन हेलोफिलिक साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म। हेलोफिलिक का मतलब होता है साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए। वो जो 7.5% जो होता है NaCl वाला, जैसे बुक में तो 6.5% NaCl लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि जो एंटीरोकोकस फिसालिस होता है ये 6.5% NaCl के ऊपर ग्रो कर जाता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस होता है ये 6.5% NaCl के ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसी तरह जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई है बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा ये पोरेट को हाइड्रोलाइज कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और विरिडियन ग्रुप को डिफरेंशिएट कराने के लिए आप बाइल की सॉल्युबिलिटी और ऑप्टोचिन की इनहिबिशन को चेक करते हो। ओके, लेकिन आपने फिनाइल इथाइल अल्कोहल का ये याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव के लिए, क्रिस्टल वायलेट ग्राम नेगेटिव के लिए, और 6.5 ये यूजफुल होता है स्टेफालोकोकस के लिए, और 7.5 वाला स्टेफालोकोकस और 6.5 स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस और एंटीरोकोकस फेसालिस के लिए। एक डायग्राम वगैरह लिखी हुई है 13.1 में। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट एगर लिखा हुआ होगा। इस न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर आप एंटीरोकोकस और ई कोलाई, एशेरिशिया कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ देख सकते हो। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में कि एक फिनाइल इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है कि जो फिनाइल इथाइल अल्कोहल है इसने ई कोलाई की ग्रोथ को सप्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो फिनाइल इथाइल अल्कोहल है जब न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड वाले के अंदर तो दोनों ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जब आप फिनाइल इथाइल अल्कोहल अप्लाई करते हैं तो फिनाइल इथाइल अल्कोहल ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ करवाता है। तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस आपको विजिबल होगा, लेकिन एंटीरोकोकस क्यों बोल रहा हूँ, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई जो ग्राम नेगेटिव रोडेंटेरिक है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा फिनाइल इथाइल अल्कोहल किस तरह से जाके काम करता होता है। ओके, तो ये सिलेक्टिव मीडियम है। अब इसके बाद होती है डिफरेंशियल मीडियम्स होते हैं। अब डिफरेंशियल मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और बायोकेमिकली, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंटेरिक के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटेरिक ट्रैक के अंदर और बाहर दोनों जगह पर इन्फेक्शन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, साल्मोनेला कुछ बाहर करवाते हैं और कुछ अंदर करवाते हैं। अंदर के अंदर शिगेला, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, कैम्पैलोबैक्टर जूजिनाई एंड द विब्रियो कॉलरा। जबकि कुछ बाहर करवाते हैं, प्रोटिएस आ जाता है, प्रोविडेंसिया आ जाता है, सिलेशिया आ जाता है, क्लैप्सिला आ जाती है। ओके, तो जो मॉर्फोलॉजिकली और बायोकेमिकली डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिविजुअल मेंबर्स की। ओके, तो उनके लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं वो डिफरेंशियल या
डिफरेंशियल मीडियम होता है, ओके। या डिफरेंशियल को कभी कभार यहाँ पर स्लैश करके सिलेक्टिव मीडियम लिखा हुआ है। अब उसके अंदर पहला है मैनिटोल साल्ट एगर सोल्यूशन, मैनिटोल साल्ट एगर। अब इसके अंदर मैनिटोल यानी 7.5% NaCl होता है, जो कि हैलोफिलिक ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, ओके। अब ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए इस पे यानी ये लिखा हुआ है कि ये ये इनहिबिटरी होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन सिवाय अदर देन स्टेफालोकोकाई, ओके। अब इसके बहुत सारे डिफरेंशियल फंक्शंस होते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मैनिटोल होता है। और आपको पता है कि जो स्टेफालोकोकस होते हैं, स्पेसिफिकली स्टेफालोकोकस ऑरियस मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है, बाकी जो स्टेफालोकोकस इनकी फर्मेंटेशन नहीं करते होते, ओके। यानी इसमें होता ही है कि जो स्टेफालोकोकस होते हैं फर्मेंटेशन करते हैं और फिनोल को रेड कर देते हैं, ठीक है। और फिनोल क्या होता है, पीएच इंडिकेटर होता है, ओके। तो दोस्त इसके अलावा ये जो स्टेफालोकोकाई होती है ये येलो जोन बनाती है अपनी ग्रोथ के अराउंड, ठीक हो गया। यानी जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या कराएगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस मैनिटोल की फर्मेंटेशन करेगा। और जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है तो मैनिटोल की फर्मेंटेशन करने के बाद आपको कौन सी कॉलोनी देखने को मिलती है, येलो कॉलोनीज वगैरह आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक स्टेफालोजेंथिन भी होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के पास, ओके। मैनिटोल की फर्मेंटेशन ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अब इसकी कोई डायग्राम वगैरह भी होगी मैनिटोल के लिए, वैसे यहाँ पे कोई डायग्राम नज़र तो नहीं आ रही। अगर आप डायग्राम मिल गई है, बल्कि ये अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको नॉन फर्मेंटर और फर्मेंटर जो मैनिटोल की फर्मेंटेशन करेंगे तो उसकी डायग्राम किस तरह से नजर आ रही है आपको, येलो नजर आ रहा होगा, ठीक है, येलो। तो ये येलो स्पेसिफिक होगा किसके लिए, मैनिटोल की साल्ट मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर फर्मेंटर के लिए। लेकिन जो नॉन फर्मेंटर होते हैं वो येलो कॉलोनी नहीं बनाते, ठीक हो गया। इसके बाद आता है मैकॉनकी एगर होता है। अब मैकॉनकी एगर में क्रिस्टल वायलेट होती है, तो कहते हैं जो क्रिस्टल वायलेट होती है ये स्पेसिफिक होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम पॉजिटिव को इनिबिट कर देती है, ठीक है। तो जो क्रिस्टल वायलेट होती है ये क्या करवाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आइसोलेशन करवा देती है। फिर इसके बाद आपने ग्राम नेगेटिव को मजीद डिस्क्रिमिनेट करना है कि ई कोलाई है, शिगेला है, साल्मोनेला है। तो इसके लिए आप लैक्टोस जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोस है, बाइल साल्ट है, पीएच इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, ओके। इनसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हो। फॉर एग्जांपल कोलीफॉर्म बेसिलाई ई कोलाई होता है। अब ई कोलाई यहाँ पे कहते हैं कि जो ई कोलाई होता है लैक्टोस फर्मेंटर होता है, ठीक है, लैक्टोस फर्मेंटर होता है, ओके। और अगर आप डायग्राम में देखो इस वाली डायग्राम के अंदर, ओके, मैकॉनकी एगर के ऊपर जो फर्मेंटर होते हैं, फर्मेंटर कौन सी कॉलोनी बना रही है, पिंक कॉलोनी बना रही है, जबकि नॉन फर्मेंटर पिंक कॉलोनी नहीं बनाते। लेकिन अगर आप ईओसिन मिथाइलिन ब्लू को देखते हो तो ईओसिन मिथाइलिन ब्लू वाले एगर के ऊपर आपको ग्रीन शीन कॉलोनी देखने को मिलती है। मैकॉनकी एगर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, मैकॉनकी एगर के ऊपर पिंक कॉलोनी, जबकि मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर आपको येलो कॉलोनी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कोलीफॉर्म बेसिलाई है ये एसिड प्रोड्यूस करती है लैक्टोज की फर्मेंटेशन में, ओके। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं रेड कलरेशन या पिंक कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे ई कोलाई लिखा हुआ है, दूसरे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की निस्बत जो ई कोलाई है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मीडियम होता है उसको सराउंड करने वाला वो पिंक हो जाएगा, ओके। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एसिड, क्योंकि जो एसिड होता है वो बाइल साल्ट को प्रेसिपिटेट कर देगा और इसके बाद न्यूट्रल रेड की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। फाइनली आपने ये याद रखना है कि मैकॉनकी एगर के ऊपर आपको पिंक देखने को मिलता है। जो डिजेंट्री कराने वाले शिगेला है, टाइफाइड वाले या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो कॉलोनी होगी जो मैकॉनकी एगर के ऊपर ये टेन कलर होती है या ट्रांसपेरेंट होती है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ट्रांसपेरेंट या टेन कलर नजर आएगी, ओके। इसके बाद आप चलो यहाँ पर ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर या लिवाइन एगर होती है, जो लैक्टोज और एसिडाइज जो ईओसिन मिथाइलिन ब्लू होती है ये वन सेकेंड लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ई कोलाई होती है ये ब्लू ब्लैक हो गई, ई कोलाई कॉलोनीज किस तरह से होते हैं, ब्लू ब्लैक। और आपको ईओसिन मिथाइलिन ब्लू पर आपको ग्रीन शीन कलर देखने को मिलेगा। वजह क्या होगी कि जो लैक्टोज फर्मेंटेशन के नतीजे में एसिड प्रोड्यूस होगा वो एसिड क्या करेगा, डाइस की प्रेसिपिटेशन कर देगा। दूसरे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जैसे एंटीरोबैक्टर एरोजीन्स होती है, थिक म्यूकाइड पिंक कॉलोनीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इंटेरिक बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते तो वो कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। एक बात तो आपको पहले से पता है कि जो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो H+ की प्रोडक्शन होती है वो साल्मोनेला प्रोड्यूस करते हैं, जबकि लैक्टोज की फर्मेंटेशन क्लैप्सिला एंटीरोबैक्टर और ई कोलाई करते हैं, ठीक है, ओके। जबकि अल्केलाइन स्लैंट और एसिड बट ये शिगेला और सिरेशिया में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर गैस की प्रोडक्शन H2S की प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि अल्केलाइन स्लांट और अल्केलाइन बट आपको सूडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है, ओके। तो हमने अब तक दो मीडियम को पढ़ लिया है, सिलेक्टिव मीडियम और डिफरेंशियल मीडियम। और आप में से बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हो कि ये कौन सी किताब है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन वाली बुक है।
अब इसके बाद है इनरिच मीडियम होते हैं। इनरिच मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिनके साथ आपने कोई स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट ऐड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड है, सीरम है, यीस्ट की एक्सट्रैक्ट होती है ताकि आप स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा सको। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि जो चारकोल यीस्ट होता है, ये किसके लिए स्पेसिफिक होता है? चारकोल यीस्ट होता है ल्यूजिनिला नीमोफिला के लिए होता है। क्योंकि इसके अंदर आयरन और सिस्टीन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है जो ल्यूजिनिला नीमोफिला की ग्रोथ करवा देती है। बॉर्डर्ड गैंग्वी के ये स्पेसिफिक होता है बॉर्डोटिला पार्ट्यूसिस के अंदर, और इसके अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जो ग्रोथ करवाती है। चॉकलेट एगर निज़रिया मेनिंजाइटिस और गोनोरिया के लिए होता है। और स्पेसिफिकली अगर स्टीराइल साइट्स है, स्टीराइल साइट का मतलब क्या होता है? एसेप्टिक साइट्स होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो चॉकलेट एगर प्लस फैक्टर 5 और 10 ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए होते हैं। एग योक कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजियस के लिए स्पेसिफिक होता है। लोवेंस्टेन जंसन मीडियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। टेलोराइड कोनिबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के लिए होता है। थियरमाटम होता है निज़रिया गोनोरिया फ्रॉम नॉन स्टीराइल साइट। बाकी जो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट मैकोनिकी एगर ग्राम नेगेटिव डॉट एंटारी के लिए होती है। एक एग्जांपल दिया ब्लड एगर के ऊपर कि ब्लड एगर के अंदर हम न्यूट्रिएंट के अंदर ब्लड ऐड कर देंगे तो ये करवा देगा फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज वगैरह की ग्रोथ करवा देगा। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस। और आपको पता है कि यहाँ पर आपको अल्फा हिमोलिसिस और बीटा हिमोलिसिस देखने को मिलती है। अब अल्फा हिमोलिसिस के अंदर होता है कि अल्फा हिमोलिसिस का मतलब क्या होता है? अल्फा हिमोलिसिस का मतलब ये है कि क्या होती है? इनकम्प्लीट लाइसिस होती है आरबीसीज की। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, अगर यहाँ पे डायग्राम हो, यस, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइप की हिमोलिसिस पैटर्न देखने को मिलते हैं और ये 3 टाइप के हिमोलिसिस पैटर्न स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला आपको दरमियान में अल्फा हिमोलिटिक, बीटा हिमोलिटिक और गामा हिमोलिटिक, ठीक है? अल्फा हिमोलिटिक के अंदर आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होगी, एग्लूटिनेशन होगी, हिमोलिसिस होगी। इनकम्प्लीट लाइसिस की वजह से आपको ग्रीन ज़ोन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो आपको कॉलोनीज़ की अरेंज ग्रीन ज़ोन देखने को मिलेगा। अब ग्रीन कलर किस तरह से बनता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली रेड कलर का होता है लेकिन जो H2O2 होता है बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है तो H2O2 हीमोग्लोबिन को जो कि रेड कलर का होता है उसको बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है तो आपको अल्फा हिमोलिसिस में ग्रीन कलर की कॉलोनी देखने को मिलती है। लेकिन बीटा हिमोलिटिक के अंदर आपको क्लियर जोन देखने को मिलेगा क्योंकि इस केस के अंदर कंप्लीट लाइसिस होती है। कंप्लीट लाइसिस करवाने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोलाइसिन होती है जिनको आप स्टेप्टोलाइसिन ओ स्टेप्टोलाइसिन एस बोलते हैं। जबकि कुछ ऐसे स्टेप्टोकोकाई होते हैं जो गामा हिमोलिसिस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब कोई हिमोलिसिस नहीं करते। बीटा हिमोलिसिस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप बेसिट्रेसिन या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अल्फा हिमोलिटिक के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और विरिडियन आते हैं जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए बाइल की सॉल्युबिलिटी और ऑप्टोचिन को आप यूज़ करते हो। तो इस तरह से आपने समझ गया होगा गामा हिमोलिसिस, अल्फा हिमोलिसिस और बीटा हिमोलिसिस का क्या फ़र्क होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें थ्योरी में देखें तो थ्योरी में की तरफ आ जाओ तो गामा हिमोलिसिस के अंदर आरबीसी की कोई लाइसिस नहीं होता। कलर चेंजेस के अंदर आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अल्फा हिमोलिसिस के अंदर इनकम्प्लीट रिडक्शन होती है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मेथियोग्लोबिन और मेथियोग्लोबिन से बिलिवर्डिन वगैरह। बीटा हिमोलिसिस के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है, क्लियर जोन देखने को मिलता है। हिमोलिसिन करवाने वाले 2 बीटा हिमोलिसिन होते हैं, होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजेनिक ऑक्सीजन लेबाइल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। जबकि दूसरा वाला स्ट्रेप्टोलाइसिन नॉन एंटीजेनिक होता है, ऑक्सीजन स्टेबल होता है। ठीक है, हिमोलिटिक रिएक्शन जब इनहांस होगा जब ब्लड एगर प्लेट स्ट्रीक होती है। ठीक है, बस आपने ये याद रख लेना है। तो फिगर 13.3 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इनरिच मीडियम है जो कि शो करता है हिमोलिसिस एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑन ब्लड एगर। सॉरी। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्लिनिकल एप्लीकेशन लिखी है कि द फर्स्ट स्टेप्स इन इन्फेक्टेड वुंड डायग्नोसिस। कैसे वुंड जो इन्फेक्ट हो सकती है, मे बी स्वैब, इनके ऊपर स्वैब वगैरह लगाया जाता है, सर्जिकली प्रोसेसिंग हो सकती है। सबसे पहले आपने कल्चर करनी होती है ब्लड एगर के ऊपर। ब्लड एगर के ऊपर आप स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई को सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है बीटा हिमोलिटिक होता है। ओके, मैकोनिकी एगर होता है ग्राम नेगेटिव के लिए, और जो इनरिच मीडियम जो कि सपोर्ट करेगा एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ की। इसके अलावा आप एडिशनल मीडियम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेबोराइड एगर होता है फंजाई के लिए, लोवेंस्टीन होता है माइक्रोब्स के लिए। तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर आपने पढ़ लेना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है मैनिटोल साल्ट एगर प्रिपरेशन एंड इनोकुलेशन प्रोसीजर है। प्रोसीजर को हमने नहीं करना होता, प्रोसीजर लैब 2 है। आगे ऑब्जर्वेशन आती है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जवाब आपने बताना है। क्या पेशेंट एग्जिबिट अ बॉयल ऑन हिज नेक
You as a microbiology technician are asked to identify causative organism and determine whether it is pathogenic. Describe the procedure that would you follow to make this determination. तो उसका जवाब आपने मुझे देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हमने ये इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम ओएसपी के अंदर कुछ डायग्राम्स वगैरह को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये थ्योरी मैंने आपको इसलिए बताई थी। अब मैं एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ओके, अगर आप यहाँ पे आओ, ये ओएसपी पीडीएफ है असगर भाई की तरफ से। तो अगर आप ई कुलाई में देखो, ई कुलाई की केस के अंदर, ओके, तो ई कुलाई, पहली बात, ई कुलाई किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ई कुलाई बिलोंग करता है ग्राम नेगेटिव रॉट एंटेरिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस का बता रही है ई कुलाई का, ठीक है। ई कुलाई वैसे लैक्टोज फर्मेंटेशन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर आपको मैकॉनकी एगर, मैकॉनकी एगर पे आपको पिंक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती है, लैक्टोज फर्मेंटेशन को बताती है, ओके। ये वाला भी मैकॉनकी एगर है जिसमें आपको पिंक कॉलोनी देखने को मिलेगी, ओके। इसके बाद कंट्रोल, ये कुलाइकाई साइमन सिट्रेट टेस्ट है, इसको भी स्किप कर देते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर बेसिट्रेसिन वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव रेजिस्टेंस वाला। सूडोमोनास एरोजिनोसा जिसमें आपको ग्रीन कलर की म्यूकॉइड कॉलोनीज देखने को मिलती है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एगर है, ओके। एस्कैरिस है। तो आई थिंक इनको हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे, लेकिन आपको एक दो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो है ब्लड एगर। ये ब्लड एगर आपको देखने को मिलेगा और उस पर अल्फा हिमोलिसिस और बीटा हिमोलिसिस का भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी डायग्राम आई थिंक 11 से ली गई है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, चॉकलेट एगर है। चॉकलेट एगर ब्लड एगर की हीटिंग से 20 कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर आपने बताना चॉकलेट एगर का। क्लैड एगर है, एंटीरियोकोकस है, लैक्टोज फर्मेंटर है। आई थिंक इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे हर एक स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ को ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है इस वीडियो से, तो आपने लाइक कर देना है, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना है।